हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको वैदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत आर्यों के भारत आगमन, प्रसार, आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में बताया था। आज मैं आपको वैदिक कालीन राज व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। ऋग्वैदिक काल में आर्य पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला तक आबाद हो चुके थे। यानी इतने क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। यह संपूर्ण भूखंड आर्यों के अधिकार में होते हुए भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं था। समस्त आर्य जाति अनेक जनों में विभक्त थी और प्रत्येक जन का अपना अलग अलग नेता या राजा होता था। फलतः जो ये भूखंड था, अनेक छोटे बड़े अनेक इसमें राज्य थे और जो आपस में अन्य आर्यतर जातियों के साथ निरंतर युद्धरत रहा करते थे। और ऐसा नहीं है कि केवल ये आर्यतर जातियों के साथ थे, आपस में आर्य जो जन थे वो भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्षरत थे। ऋग्वेद में हमें लगभग 20-21 जनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें जो प्रमुख थे उनमें हैं भरत, अनुष, मत्स्य, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वस। ये बहुत प्रसिद्ध थे, शक्तिशाली थे। आपस में ये लगातार संघर्षरत रहते थे। अपनी उत्कर्षान्य शक्ति द्वारा आर्य अनार्य संघर्ष में आर्यों ने विजय प्राप्त की थी। हमें अनार्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है जो पराजित कर दिए गए थे और उन्हें दास की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया था। इन्हीं युद्धों के श्रेणी के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध जो युद्ध था वो था 10 राज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इस युद्ध का जो कारण था, मुख्य कारण क्या था? भरत वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र को, जो उसका अपना पुरोहित था, उस पद से हटा दिया था और वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। उससे क्या हुआ कि विश्वामित्र ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और इसका प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अपना एक संघ बनाया। जो उनके निकटवर्ती 10 राजा थे उनका उन्होंने संघ बनाया और युद्ध करने की घोषणा कर दी। इस संघ में पुरु राजवंश था, उसके साथ अन्य और राजवंश थे जिसमें अनुष, द्रुहु, यदु, तुर्वस, इन्होंने भी पुरु वंश का साथ दिया था। तो इन्होंने राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और यह युद्ध मुख्य रूप से कहाँ लड़ा गया? रावी नदी के तट पर, जैसे परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर लड़ा गया। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी रहा, यानी कि जो संघ था वह इसमें पराजित हुआ। इसके अलावा आर्य और अनार्यों के बीच में भी संघर्ष हुआ था। अनेक युद्धों का उल्लेख मिलता है। ये प्रसिद्ध युद्ध था अनार्य राजा भेद के नेतृत्व में। राजा भेद था अनार्य, उसके नेतृत्व में अजस, शिग्रु और यक्षु, ये अनार्य जातियाँ थी। उन्होंने यमुना तट पर राजा सुदास के साथ युद्ध किया जिसमें सुदास विजयी रहा। तो इस प्रकार हमें युद्धों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने सप्त सैंधव क्षेत्र से बढ़ना शुरू किया और वो भारत के पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों की ओर उन्होंने बढ़ना शुरू किया। उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल के जो प्रसिद्ध जन थे, कौन कौन से थे? पुरु, अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस आदि जो थे वो अपना गौरव खो चुके थे और उनके स्थान पर अब नए नए जन बनना शुरू हो गए थे, जिसमें पुरु प्लस भरत, इनको मिलकर के कुरु जन बना था। इस युग में अन्य और जन बने थे। इसके अलावा कालांतर में कुरु और पांचाल जो जन थे वो आपस में मैत्री में बंध गए और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके आए। उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जन और थे, जिसमें है गांधार, मद्र, काशी, अस्मक, अवंती, कौशल आदि। ये मुख्य आर्य जन थे। उसके अलावा इस समय अनार्य जन भी बहुत महत्वपूर्ण थे और अनार्य जन में था मगध और अंग, ये अनार्य जन थे। ये शक्तिशाली राज्य थे और अभी भी ये आर्यों के राजनीतिक नियंत्रण में नहीं आए थे। इस कारण से हम देखते हैं कि इन राज्यों के लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया गया है वैदिक साहित्य में। अगला आता है राजनीतिक संगठन। वैदिक काल में
आर्यों के राजनीतिक संगठन की जो मूल इकाई है वो क्या है? कुटुंब। सबसे मूल इकाई क्या मानी जाती है? कुटुंब। कुटुंब का जो मुखिया था वो कौन होता था? गृहपति। ठीक है, कुटुंब इनकी मूल इकाई है और इसका जो मुखिया है वो माना जाता है गृहपति। यह राजनीतिक व्यवस्था का प्रारंभिक आधार था। अनेक कुटुंब के समूहगत स्थानीय आवास को क्या कहा जाता था? ग्राम। यानी कि कुटुंबों को मिलकर के क्या बनता था? ग्राम। और इसका मुखिया कौन होता था? यानी कि जो अधिकारी होता था वो होता था ग्रामीण। गांव के एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता था। समतः ग्राम जन में सम्मानित और अनुभवी व्यक्ति को ही ग्रामीण के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता था, जो ग्राम्य जन के विश्वास पर्यंत कार्य करता था। ऋग्वेद में इसकी नियुक्ति के संबंध में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, पर प्राचीन जो भारत की हमारी पंचायत व्यवस्था है उसकी प्राचीनता का इससे अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ग्राम के पश्चात जो अगला था वो था विश, यानी कि ग्रामों को मिला करके विश नामक प्रशासनिक इकाई बनाई जाती थी। कई ग्रामों का यह समुदाय होता था और इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो कहलाता था विशपति। और अनेक विश को मिला करके क्या बनाया जाता था? जन। ठीक है, और इसका अधिकारी कौन होता था? गोप या रक्षक। इसका अधिकारी वो होता था जो प्राय राजा कहलाता था, राजा होता था। जन से जो बड़ी इकाई होती थी वो होती थी राष्ट्र। ठीक है, यानी कि कई राजाओं का अधिशासी शासक होता था, यह सम्राट कहलाता था। यानी कई राजा इसके अधीन होते थे और जो राष्ट्र का प्रशासन देखता था। और उत्तर वैदिक काल में हमें जो इससे बड़ी इकाई जनपद देखने को मिलती है। इससे बड़ी इकाई जो सबसे बड़ी इकाई के रूप में हमें जनपद देखने को मिलती है। अब आता है शासन व्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक युग में शासन व्यवस्था प्रमुखतः राजतंत्रात्मक थी, मोनार्कियल उस समय व्यवस्था थी। केंद्रीय शासन का प्रमुख राजा होता था। यद्यपि हमें ऋग्वेद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है, कुछ गणों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ये संख्या में बहुत कम थे। यानी मुख्य रूप से कौन सी थी? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, वह वैभवशाली होता था वह, और राज्याभिषेक के समय राजा की आंतरिक बाह्य संकटों से प्रजा की रक्षा और शांति काल में सेवा की शपथ लेनी पड़ती थी। और वह एक तरह से सर्वोच्च सेनानायक होता था, दंडाधिकारी होता था, न्यायाधिपति होता था मुख्य रूप से, और शासन का व्यवस्थापक भी होता था। तो जनतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा के असीमित अधिकार होते थे और कर्तव्य होते थे। अब आता है राजा के कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य प्रमुख रूप से हैं। ऋग्वेद में जन के अधिपत्य के लिए राजन यानी राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो राजतंत्र के प्रचलन का संकेत है। संभवतः जनों के मध्य जो पारस्परिक युद्ध होते थे, उस युद्धों की स्थिति में जन विशेष के नेतृत्व के लिए एक नेता की आवश्यकता पड़ी और उसको ही राजन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ऋग्वेद में राजा को जन का रक्षक यानी गोपा जनस्य, क्योंकि गोप और मैंने आपको बताया गोप के नाम से और रक्षक के नाम से जन के राजा को, जन के नेता को कहा गया है। ऋग्वेद में ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिससे प्रतीत होता है कि आरंभ में जन राष्ट्र या जन का जो कि प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह पद किसके द्वारा? प्रजा के द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह पद क्या हो गया? पैतृक एवं वंशानुगत होता चला गया। ठीक है, लेकिन राजा निर्वाचित तो है वंशानुगत, उसे देवीय अधिकारी नहीं, उसको देवीय स्वरूप नहीं माना जाता था, देवीय अधिकार नहीं दिए गए थे। यानी कि वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश होने की संभावना को प्रजा के अधिकारों से बहुत सीमित कर दिया गया था। बाद में उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा के अधिकारों में बहुत आशातीत वृद्धि होने लगी थी। देवीय अधिकार, देवीय जो सिद्धांत है उसको बल मिलने लगा था। उसके अलावा उस राजा की प्रतिष्ठा में, संपत्ति में, सत्ता का बहुत ज़्यादा विकास हो जाने के कारण जो जनता जो चुनने का अधिकार था वो लगभग समाप्त हो गया था जनता का। अब राजा का पद पूरी तरह से वंशानुगत हो गया था। राजा का जो अधिकार था वो था राजा सर्वोच्च सेनानायक,
न्यायाधीश एवं शासन का व्यवस्थापक। ठीक है, उसको राजकीय पद अधिकारियों की नियुक्त करने का अधिकार, पदच्युत करने का अधिकार था। ठीक है, उसी की कृपा पर राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, वही उनका वेतन निर्धारण करता था और उनको उसके अलावा उनको पद से भी हटा सकता था। लेकिन इतना सब हो जाने के पश्चात वह राजा के कर्तव्य भी बहुत असीमित थे। उसको विभिन्न कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। उनमें जो उसके प्रमुख कर्तव्य हैं उसमें है प्रजा की रक्षा करना, वही आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना, प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग देना। ठीक है, ये उसका मुख्य कार्य होता था। ये सब कार्य उसको करने पड़ते थे। शांति काल में यज्ञों का संचालन करना, गुप्तचर व्यवस्था का संचालन करना, अपराधियों को दंड देना, विद्वानों तथा सिंधु जो साधु सन्यासी होते थे उनका आदर करना, उनको आर्थिक सहायता देना, ये सारे कार्य किसको करने होते थे? राजा को करने पड़ते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके कारण क्या हुआ? अब राजा के स्थान पर सम्राट, विराट, भोज आदि उपाधियां धारण की जाने लगी। उसके अलावा इस युग में बड़े बड़े यज्ञों जैसे रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राज्याभिषेक के समय यज्ञ आदि यज्ञों का आयोजन किया गया, जो राजा की शक्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। तो इस प्रकार इस युग में राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत अधिक लोकप्रिय बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अधिकारों में अब पहले की अपेक्षा काफ़ी वृद्धि हो गई थी, किंतु उसके कर्तव्यों में कमी नहीं हुई और ना ही उसकी निरंकुशता में वृद्धि हुई, क्योंकि उस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ सभा और समिति नामक जो समितियां थीं वो प्रजा, अधिकारी, ये सारे उसकी निरंकुशता पर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से नियंत्रण रखते थे। अब आता है प्रमुख राजकीय अधिकारी जो वैदिक कालीन राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।